प्रॉब्लम हम लोग डील किए थे, है ना, जिसमें वो प्रॉब्लम हम लोग इसलिए डील किए थे कि साहब कैसे हम किसी प्रॉब्लम को डील करेंगे कि अगर वो पैरेक्शियल रेज नहीं हो बेटा, है ना। अच्छा, उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे कि पैरेक्शियल रेज कैसे नहीं है, तो चूंकि वहाँ पे देखोगे कि साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है बेटा, तो 45 डिग्री। उस क्वेश्चन में देखोगे पिछले वाले क्वेश्चन में कि साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री होने के कारण साहब वो पैरेक्शियल रेज नहीं होगी, क्योंकि पैरेक्शियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत छोटा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा बेटा, बहुत ही छोटा होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो आज हम लोग अभी पढ़ते हैं कि साहब क्रिटिकल एंगल, क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा 100% बोर्ड में आना है, 110% कंपटीशन में आना है। मतलब ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन देता है तो यहां से देने के भरपूर चांसेस होते हैं बेटा। ठीक है, तो साहब बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साहब ये जो टॉपिक हम जो पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाबू इसको हम लमसम आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, 2 दिन हम इसको कम से कम खींचेंगे, 3 दिन भी खींचा जा सकता है। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आओ बेटा, तो कहते हैं क्या कि हमने हेडिंग डाल दिया है कि साहब क्रिटिकल एंगल, क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा शॉर्टकट में टी का मतलब टोटल, दैट इज द टी, आई का मतलब आई, और इसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं, टी आई आर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टी आई आर। कोई बोलता है क्या टी आई आर पढ़ा है, तो हाँ सर पढ़े हैं। अरे टी आई आर का मतलब क्या है, टी आई आर का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साहब क्रांतिक, अब कहते हैं क्या कि इसको थोड़ा हिंदी वाले भी देख लें बेटा। कहते हैं क्या कि क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रांतिक कोण, है ना। अच्छा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा नाम से ही पता चलता है, टोटल का मतलब कुल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, अब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, है ना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बारी बारी करके इस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से लिंकअप है, इसीलिए दोनों एक साथ आता है। क्या है क्रिटिकल एंगल, तो ध्यान से देख। कहता है क्या कि मान लो कि दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ये क्या है बेटा कि दो मीडियम का ये इंटरफेस है, मतलब यहां पे ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, 2 मीडियम हो गई। हाँ, लेकिन कहते क्या कि साहब मान लो कि ये हमारी डेंसर मीडियम है, ये वाली कौन सी है, डेंसर, और ये वाली हमारी क्या होगी बेटा, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो मीडियम 1 को हम लोग बोल रहे हैं अभी, इसको बोल रहे हैं डेंसर मीडियम। क्या बोल रहे हैं बेटा, डेंसर मीडियम, मतलब सघन माध्यम। डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम। और मीडियम 2 जो ले रहे हैं वो रेयरर, RARER, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब होता है बेटा विरल माध्यम। रेयरर मीडियम का मतलब होता है विरल माध्यम, नहीं, हाँ ठीक है बेटा। आई कहता है क्या कि और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ND। क्या मानते हैं, ND। रेयरर मीडियम है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR। क्या है बेटा, NR। NR का मतलब रेयरर, D का मतलब डेंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, छो में लिखे तो इसको भी छोटा ही लेने दो, NR। ठीक है, रेयरर मीडियम। आओ अब थोड़ा सा समझना है बेटा, अभी डिफिनेशन लिखवाते हैं लेकिन उस डिफिनेशन के पहले थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। लेट सपोज थोड़ा सा इसको और लंबा बनाओ बेटा। एक बार लाइन ड्रॉ हो जाती है तो दूसरे बार लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी। ओके, मान लो कि साहब ये दोनों के इंटरफेस पे ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, आई कहते हैं क्या कि मान लो कि साहब एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये आई किसी एंगल से, आई एंगल से आ रही है बेटा, शाबाश। तो तुम सोचो कि अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाती है तो वो क्या होगा, नॉर्मल, मतलब अभिलंब से क्या होती है बेटा, दूर चली जाती है। हम लोग पढ़े हैं स्लेन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हाँ सर, इसका मतलब ये जो लाइट रे है वो यहां से
कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है बेटा। अच्छा, आप क्या करो, कुछ हो रहा है क्या? आप क्या करो कि एक और नॉर्मल इधर कहीं बनाओ। कहो मास्टर ये 3-4 नॉर्मल क्यों बना रहे हो? बेटा सबका रीजन है, ठीक है। अब एक ही बनाएंगे तो घच पच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? घच पची आ जाएगा। तो आप कहोगे मास्टर समझे में नहीं आया, एक से बढ़िया बाबू अलग अलग बना दो जाओ, क्या कर जाओ? अलग अलग बना जाओ, कहेंगे तो ध्यान से देखो। तुम सोचो, ध्यान से देखना बेटा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगी। मतलब जैसे आज सोचो एक और बेटा, एक और बनाना था, एक और थोड़ा सा देखो तो बेटा, एक काम करो इसको बाद में लिख देंगे और मिटा, क्योंकि वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये तो यहाँ का रिटर्न है कभी भी। एक और डायग्राम यहाँ देखें, थोड़ा समझना बेटा, ठीक है। ये है डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, लिख देते हैं RARER, रेयरर मीडियम, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR, और ये है हमारी डेंसर मीडियम, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ND, ठीक है। अब मान लो कि साहब ये है हमारा नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। इस इंटरफेस पे ये क्या है बेटा? नॉर्मल। अब मान लो कि एक लाइट रे ऐसे आ रही है, डेंसर से कहां जा रही है बेटा? रेयर में। डेंसर से कैसे जा रही है बेटा? रेयर में। लेकिन जा कैसे रही है? तो साहब इस इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे नॉर्मली इंसिडेंट कर दी है। तो साहब जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो आपको याद अगर होना चाहिए, तो आपको याद होगा कि साहब लाइट बिना कोई डेविएशन शो किए हुए चली जाएगी। क्यों? क्योंकि I बराबर 0 होगी तो R बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, है ना। ये आपको आना चाहिए। अब बुढ़ा गए आप लोग लाइट में बेटा, है ना, तो जब बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि साहब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट करिए तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी कर जाएगी, मतलब डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 I। इस केस में छोड़ो, डेविएशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये रे 1 मान लो, रे 1 मान लो, ठीक है। हाँ, रे 2 में देखो, ये हो गया रे 2, सेकेंड रे के लिए देखो, है ना। सेकेंड रे मतलब प्रकाश की किरणें, दूसरी वाली प्रकाश की किरणें। कि साहब अगर मान लो कि I की वैल्यू अब 0 डिग्री है, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे I बराबर कितना है? 0 डिग्री। और यहाँ पे R बराबर कितना है? वो भी 0 डिग्री है, ठीक है। तो तुम सोचो कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो 0 डिग्री से जैसे बढ़ेगा तो वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब I की वैल्यू जितनी रहेगी R की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी बेटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो क्या करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा उसके रिस्पेक्ट में R और ज्यादा भागना शुरू कर देगा। तो तुम सोचो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आए, बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते हम इतना बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दें कि साहब कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भागते भागते ऐसे भाग जाए। तो ज्यादा हो गया क्योंकि एक अभी और डायग्राम बनना है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? I बराबर 0 तो R बराबर 0, और I का मान जैसे जैसे बढ़ाना चालू कर देंगे, R का मान वैसे वैसे, I जैसे बढ़ेगी R का मान उस I से हमेशा ज्यादा होगी, ज्यादा भागना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाए तो देखा क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? भागते भागते ये 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है। तो कहता है क्या कि वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस
वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए बेटा 90 डिग्री हो जाए, तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और उसी क्रिटिकल एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिखाते हैं C से। फिर से क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल तभी वैलिड होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी। फर्स्ट कंडीशन एकदम माइंड में सेट कर लेना है। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएगी तो कभी भी आपका ठीक है क्या बोलते हैं, रेयरर से अगर डेंसर में आती है तो रेयरर से डेंसर में आएगी, तभी हमारा मतलब क्रिटिकल एंगल तो दो मीडियम का होता है बेटा, ध्यान से समझ। क्रिटिकल एंगल हमेशा दो मीडियम का है, जैसे ये एक मीडियम और ये एक मीडियम है, अभी डिफाइन करेंगे हम लोग, तो ये पर्टिकुलर दो मीडियम का क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्रिटिकल एंगल हमको मिलेगा कब, तो क्रिटिकल एंगल तभी मिलेगा जब हम लाइट रे कहां से पास करें, तो डेंसर से रेयरर में जाए, रेयरर से डेंसर में नहीं। लाइट रे कहां से जाए बेटा, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो तभी तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा। नहीं तो कह रहे क्या कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ, मतलब ऐसे लिखिएगा कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, then at a particular angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree, that angle of incidence is called critical angle for that particular two medium। उस दोनों पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए वो क्रिटिकल एंगल का वो मान कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो पहले समझें इसको। हेडिंग डालेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल, CRITICAL, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रांतिक कोण, है ना। और क्रिटिकल एंगल को हम लोग दिखाते किससे जनरली, तो इसको C से दिखाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं क्या सर क्रिटिकल एंगल क्या है, तो लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे कि व्हेन अ लाइट रे, WHEN, व्हेन अ लाइट रे passes, PASSES, passes from denser, DENSER, denser medium to RARER, rarer medium, then at a particular PARTICULAR, then at a particular angle of incidence, at which, मतलब जिस पे, WHICH, at which angle of ANGLE, angle of refraction becomes 90 degree, then that particular angle of incidence is called critical angle, critical angle। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या लिखा बेटा कि हिंदी में इसको लिख ले बेटा, है ना। सुन लीजिए कि जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो एक खास कोण, एक खास आपतन कोण जिस पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, एक खास आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, एक खास आपतन कोण जिस पे
जिस पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस खास उसी खास आपतन कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका हिंदी है बेटा। ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये समझ में आएगा सब क्रिटिकल एंगल कब होगा। क्रिटिकल एंगल जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्रिटिकल एंगल होगा। कहते मास्टर ये ठीक है, समझ में आ गया। TIR का है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब तो ध्यान से सोच बेटा, कहता है क्या, कहता है क्या, तो ध्यान से दो। एक नॉर्मल तो फिर यहां बना, इस दो मीडियम के इंटरफेस पे एक नॉर्मल और बना। कहता है क्या कि साहब मान लीजिए क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है, तो ये है I बराबर क्या है C। ठीक है, I बराबर C। तो I बराबर C पे क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मतलब 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो हाँ सर ठीक है, लेकिन तुम सोचो कि अगर I का मान, ठीक है, कहता है क्या कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण का मान अगर क्रिटिकल एंगल से हल्का मतलब थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बढ़ जाए बेटा, एकदम थोड़ा सा जर्री सा अगर थोड़ा बढ़ जाए तब क्या होगा। तो कहता है क्या कि तुम सोचो मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, दो मीडियम का 30 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए 30.00001 डिग्री, उस केस में क्या होगा बेटा, तो उस केस में बेसिकली 30.001 बेसिकली यही शो करेगा, बेसिकली 30.001 दैट इज द 30 डिग्री। तो तुम सोचो कि साहब अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है और लेकिन ये है कि एक्चुअल में तो 30 डिग्री से ज्यादा हो गया है, तो ये क्या करेगा कि अब ये जो सरफेस है एक तरीके से अब ये रिफ्लेक्टिंग फेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रही थी अब लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं यहां पे, रिफ्लेक्शन। समझिए फिर से कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, सिंपल समझिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो साहब जो इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम होता है वह एक रिफ्लेक्टिंग फेस की तरह बिहेव करने लगेगा। और मतलब एक रिफ्लेक्टिंग फेस का मतलब एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा, और लाइट जिस मीडियम से आ रही है वापस लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन होता है बेटा, मतलब क्रिटिकल एंगल से इधर वाला जो भी केस आपको दिख रहा है, मतलब जीरो से लेकर क्रिटिकल एंगल तक जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इन सभी के लिए बेटा आपका क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जैसी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, तो उस केस में बेटा क्या होगा आपका, उस केस में TIR होना शुरू हो जाएगा। और TIR का मतलब जो सरफेस है, मतलब इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, वो क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग फेस की तरह बिहेव करने लगेगा, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा नहीं पाएगा। जिस मीडियम से लाइट आ रही है वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ अब क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये भी क्या है कि इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये I इज ग्रेटर देन C, तो जितना ये होगा तो उतना ही ये भी क्या हो जाएगा, I इज ग्रेटर देन C। ठीक है, मतलब अगर ये क्रिटिकल एंगल इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल फिक्स्ड होगा, डिफाइन होगा, दैट इज मान लो क्रिटिकल एंगल दोनों मीडियम के लिए 30 डिग्री है बेटा, मान लो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो सर अगर 30 डिग्री से ज्यादा मतलब 31 डिग्री 30.000 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो अगर 60 डिग्री से आएगी तो ये 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं जाएगी, वो TIR शो कर देगा, इसी को बोलते हैं TIR।
बात समझ में आई? तो TIR के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल एंगल को ही थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, क्या है तो ध्यान से सोचो कि कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या हम लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू SNELLS, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था N1 साइन I बराबर था N2 साइन R के। बोल बेटा हाँ कि ना, तो हाँ सर था। तो तुम सोचो कि साहब N1 का मान कितना होगा, तो लाइट जा कहां से, आ कहां से रही है, तो डेंसर से जा किस में रही है, रेयरर में, और डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है ND, रेयरर का NR, इसको छोटा r मान लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ND साइन, कोई भी क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं ना, तो एक काम करो, यहां पे हेडिंग यहां पे डाल दो, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्या लिखोगे, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, CRICTICAL, क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांति कोण के बारे में हम लोग पता करने वाले हैं। तो ND साइन I, तो I का मान क्या हो जाएगा, आपतन कोण, यहां ध्यान से देखो, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, C, मतलब क्रिटिकल एंगल जब हो जाएगा तो सेकंड मीडियम क्या हो जाएगी बेटा, रेयरर, तो NR मान लिए, और R का मान कितना हो जाएगा, तो साहब ये तो फिक्स्ड हो गया। अगर क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो तुम ध्यान से देखो, या साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहां हो जाएगा NR, असाब हई इसमें गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ND। अगर आप क्रिटिकल एंगल निकालना है तो यहां से आप देख सकते हैं, इसलिए साइन C, इसलिए C बराबर, अभी साइन इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, NR बाई ND। मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली इसको याद करना है कि अगर किसी दो मीडियम का अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है, किसी भी दो मीडियम का अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो याद कीजिए साइन C बराबर NR बाई ND, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगी बेटा, कम होगी, और डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगी। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं साइन C बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो कम वाला होगा, कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, बोलो कोई दिक्कत, कम वाला और ज्यादा वाला, ऊपर में कम होगा, नीचे में ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्वेश्चन भी करा देंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको वो TIR समझ में आया बेटा, दिस इज द केस ऑफ TIR, दिस इज द केस ऑफ TIR, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है। तो आइए, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये तो समझ में आ गया, एक बार हम लोग TIR भी थोड़ा सा हेडिंग डाल ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये सब चीज समझ में और तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आइए, ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा TIR, डायग्राम बना लीजिएगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल हो गया, अब आप लोग पढ़िए TIR। हेडिंग डालें बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, तो क्या कहता है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, वही चीज, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये भी TIR तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में आएगी तो कोई TIR नहीं होगा बेटा, है ना। कहता है क्या कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन लिखेंगे कि व्हेन अ लाइट रे travels from TRAVELLES, travels from
डेंसर DENSER, डेंसर टू रेयरर RARER, रेयरर मीडियम, denser to rarer medium, then if angle of incidence becomes greater, GREATER, becomes greater than critical angle, CRITICAL, critical angle, ANGLE, critical angle, then the interface of two medium, बहुत थोड़ा सा इंक कम हो गया है, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम बिहेव का स्पेलिंग क्या होता है? BEH, बिहेव छोड़ना, टू मीडियम स्टार्ट्स, या बिहेव भी लिख सकते हैं तुम लोग, स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। टू मीडियम स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ रिफ्लेक्टिंग, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब प्लेन मिरर की तरह, PLANE, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या लिखे हुए हैं हम लोग कि कहता है क्या कि TIR क्या है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी बेटा तभी TIR होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, देन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कहता है क्या तब इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण का मान बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आपतन कोण मतलब कोण I, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस केस में देन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, तो जो इस दो मीडियम का जो इंटरफेस है ये क्या बिहेव करने लगेगा, इट विल स्टार्ट्स, देन इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, acting like a reflecting surface, and the light ray bounce, BOUNC, bounce back into the same medium, SAME, same medium from where the light ray is coming. लाइट रे इज कमिंग, ठीक है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये अपने मन से लिखा गया है ना, ऐसे कोई बुक का चीज नहीं है, ठीक है। कहते हैं क्या कि साहब हिंदी में कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती है, तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा हो जाए, तो आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो जो इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, मतलब
इंटरफेस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतरापृष्ठ। जो दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ है वह एक परावर्तक सतह की तरह काम करने लगता है और प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, TIR। और यही है डायग्राम आपका TIR का। तो मतलब ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितने से निकल जाएगा बेटा, 60 डिग्री से ही निकल जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, फुल कॉन्सेप्ट से समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत, हाँ ना, कोई बुराई तो नहीं साहब। आइए बेटा हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इसमें और बहुत सारी चीजें, ग्राफ वगैरह है, तो आई होप हमको नहीं लग रहा है कि आज ग्राफ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करना भी हमारे लिए अभी जरूरी है, तब हम लोग ग्राफ वगैरह भी देखेंगे, है ना। आइए ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। क्रिटिकल एंगल TIR का ग्राफ भी हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे कंपटीशन के लिए, है ना। ग्राफ से क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो किसके लिए सॉल्व होंगे बेटा, कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए। अभी आपको बता रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा कि साहब कि फाइंड द मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंक नहीं डाले, कहता है क्या बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्वेश्चन क्या आपसे पूछा बेटा, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम, क्या क्वेश्चन पूछा बेटा कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ग्लास एंड वैक्यूम। मतलब वैक्यूम और ग्लास के लिए मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं सर ये मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो पहली बार समझ रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं है, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है, तो क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि साहब क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन होता है और क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद क्या होने लगेगा बेटा, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए वही पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है ना बेटा, इसका मतलब ये यही है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया वो क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो इतना एकदम ध्यान देना है। तो तुम सोचो कि साहब क्रिटिकल एंगल के हमने ये पढ़ा था, सॉल्यूशन में आपने देखेगा तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि साइन सी क्रिटिकल एंगल बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला अब बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर वाला, ठीक है। आइए तो कह रहा है क्या कि या साइन सी बराबर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम वैक्यूम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा 1, और एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से स्लाइटली ग्रेटर होता है, मतलब 1.01 ऐसे होता है बेटा, है ना। लेकिन उसको भी क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं। और वैक्यूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं, वो तो एग्जैक्टली 1 होता है, ठीक है। आइए ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 3/2। कितना होता है बेटा 3/2। तो या साइन सी बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इसलिए आपको क्या चाहिए बेटा क्रिटिकल एंगल, तो सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, और ये आपका क्या हो गया बेटा उत्तर, आंसर। बोलो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। या आपसे ऐसे ही पूछ देगा फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वैक्यूम,
है ना। तो ग्लास और वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, तो साहब यही हो जाएगा, यही क्रिटिकल एंगल है ना, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं क्या कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन find the angle of refraction for medium having refractive index, refractive index n बराबर 2 if light ray, if the light ray incident from vacuum at angle of incidence is equals to EQUAL equals to twice का मतलब दोगुना, TWICE, twice the value of critical angle, twice the value of critical angle। ठीक है, आई क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि साहब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, क्या है, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर बनाते हैं, है ना। आइए, कहते हैं क्या कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज तो पता चल गया साहब, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। हमने क्या निकालेगा बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या निकालना है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने निकालेगा फॉर मीडियम, उस माध्यम के लिए, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, उस माध्यम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 2 है। इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वैक्यूम, तो मतलब दो को मीडियम है बेटा, एक है आपका वैक्यूम VACWM और एक है आपका कोई भी मीडियम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब तो ध्यान से देख बेटा, ये हमने क्या बना लिया, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे नॉर्मल बना लिया बेटा, ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। करे क्या कि इफ, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का पता चल गया। कहते हैं क्या, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वैक्यूम, ओहो हो, लाइट आ कहां से रही है, वैक्यूम से आ रही है, मतलब हैंग आ रही है। तनिया गड़बड़ा गया, हैंगा कर लो। लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम से आ रही है बेटा, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब ये 2C पे आ रही है, ट्वाइस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I बराबर है 2C के। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि साहब यही रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास में आएगी, तो यही आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। आइए, तो तुम सोचो कि देखो क्या ये TIR का केस होगा, यहाँ पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस होगा, तो साहब कभी नहीं होगा।
कि साहब पहली बात कि अब जो भी चीज, अब जितने भी न्यूमेरिकल बेटा आप कीजिएगा, अब आज के बाद आप एकदम माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ऐसे नहीं खटाक से रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये वो दूसरे कुछ भी लगा दिए बेटा, है ना। पहले तो आपके माइंड को कंसंट्रेट करके समझिएगा कि साहब कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो साहब क्रिटिकल एंगल का एक केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी 100% हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में 100% बोल रहे हैं कि एक अगर डेंसर से रेयरर में जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साहब वो ऐसा नहीं कि टीआईआर तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयरर में ही टीआईआर जाता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे लाइट क्या जा रही है कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो यहां पे कभी भी टीआईआर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमें यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल, मतलब 2 गुना है किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो सबसे पहले तो साहब इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो। आपने क्या करा है कि फॉर क्रिटिकल एंगल, चूंकि साइन सी बराबर क्या है, कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। लाइट कहां से आ रही कहां से जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम का एक क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल हमेशा 2 पर्टिकुलर मीडियम का होगा बेटा। तो साइन सी बराबर कम कितना है, वैक्यूम, और ज्यादा कितना है, 2। अब तो ध्यान से देख बेटा कि साइन थीटा बराबर हाफ, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। मतलब इन दोनों पर्टिकुलर एंगल ऑफ इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो हमारा क्रिटिकल एंगल का जो मान होगा, वैल्यू होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 30 डिग्री होगी। कितना होगी बेटा, 30 डिग्री। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो 30 डिग्री हो गया। इसलिए बोल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2c के बराबर है, तो 2 गुने c का मान कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया अपना क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, अरे यही ना आर पूछ रहा है, तो आई का मान पता चल गया, आई का मान कितना है 60 डिग्री, तो आर का मान नहीं पता चलेगा अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो। हाँ, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, FROM, फ्रॉम SNELLS, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा कि N1 साइन आई, ये तो सब लॉ है तो ये सब जगह वैलिड होगा, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, या बाबू N1 का मान बोल, तो लाइट आ कहां से रही है, तो वैक्यूम से, मतलब 1 साइन आई, आई का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर N2 जिसमें जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 गुने साइन आर, या साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 बराबर 2 साइन आर। नहीं, या इधर आ जाइए, या साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर भागा में चले जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, √3/4। इसलिए आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स √3/4, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। बोलो, पक्का समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं साहब। मेरे नसीब में दोस्त मेरा, आइए बाबू, अभी जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है
कि साहब मान लो कि एक प्रिज्म है और वो कुछ ऐसे है, प्रिज्म है और वो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये एंगल है आपका थीटा, ये हो गया आपका साइड ए बी सी, ओके। आई कह रहा है क्या कि साहब एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आई है, मतलब इस ए बी सरफेस पे वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है बेटा। ए बी सरफेस पे क्या करिए, नॉर्मल इंसिडेंट करिए, तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, किसका, तो ये प्रिज्म का, ठीक है। क्वेश्चन समझिए बेटा क्या कह रहा है, पहले लिखिए। कह रहा है क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब इस थीटा का क्या मान होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द लाइट रे do not refract from the face AC of prism if refractive index of prism is refractive index of prism is √2, है ना। कह रहा है क्या कि साहब कि ये लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो साहब ये तो यहां से तो आर पार चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये लाइट रे कैसे चली जाएगी बेटा, ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। I बराबर 0 तो R बराबर 0, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, कुछ अलग मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो साहब आराम से चली जाएगी। लेकिन कह रहे क्या कि इस थीटा का मान कितना हो, इस थीटा का मान कितना हो कि साहब अब जो लाइट है अब इस सरफेस से रिफ्रैक्ट ना करे, मतलब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाए। मतलब तो सोच क्यों नहीं जाएगी, पहली बात तो ये क्यों नहीं जाएगी। नहीं जाने का मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमने क्या करिए, नॉर्मल बना लिया। ये क्या बना लिया बेटा, नॉर्मल। अब तो ध्यान से देख बेटा कि असल में लाइट अब यहां पे भी रिफ्रैक्ट होगी, एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे होगा। जब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात कि साहब नॉर्मली इंसिडेंट करिए तो नॉर्मली चली जाएगी, लेकिन इस सरफेस पे बेटा ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करी है, ये कुछ ना कुछ यहां पे एंगल पे इंसिडेंट करी है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, किसी एंगल पे इंसिडेंट करी है। तो कह रहे क्या कि साहब कि अब इस थीटा का मान कितना होगा, इस ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म में ये थीटा का मान कितना होगा कि साहब अब लाइट यहां इस मीडियम से डेंसर से रेयरर में ना जाए। ओह सर डेंसर से रेयरर, हाँ एक चीज हो सकता है सर, क्रिटिकल एंगल। सोच कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो अभी हमने बताया कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन थिंक अबाउट क्रिटिकल एंगल, थिंक अबाउट TIR। तो आपको TIR को माइंड में सोच के आपको क्रिटिकल एंगल को माइंड में रख के आपको TIR के बारे में सोचना पड़ेगा जी। हाँ, क्योंकि साहब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा
तब तो साहब लाइट आर पार चली जाएगी। लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा होगा तो साहब ये क्या करेगा, जिस एंगल से आएगी वापस बेटा इसी एंगल से ये क्या करेगी बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। तो इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा और यही पूछ रहा है। ठीक है, तो तुम सोचो हो सर एक काम कीजिए कि हमको तो पहले ये वाला पता करना है कि दिस वाला एंगल, मतलब मान लो कि ये फाई है ना, तो हमको तो इतना पता करना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फॉर नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कौन सा सरफेस, एसी फेस से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होना के लिए जो फाई का वैल्यू होगा, मतलब ये वाला फाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बोल बेटा इतना समझ में आया कि साहब कि इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यही ना होगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए, वो बेटा क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाएगा तो साहब लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो TIR मार देगा, लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में चली भी जाएगी। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ रहा है, इसी फाई का मान निकाल लो। अब तुम सोचो फाई का मान निकालने के लिए काम करो, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं कैसे, तो साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और बाहर में कुछ नहीं दिया होता, क्या मान लेंगे, एयर। तो तुम सोचो कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, चूंकि साइन C बराबर NR बाई क्या होता है बेटा ND, या साइन C बराबर NR का मान कितना है रेयर मीडियम, तो 1 बाई ज्यादा √2। ओ सर 1/√2 का मतलब होता है 45 डिग्री, इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। मतलब कि सर इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, प्रिज्म और एयर के लिए दो मीडियम हो गए, तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा वो क्या होगा 45 डिग्री। मतलब कि साहब ये जो फाई का मान, मतलब ये जो फाई का मान निकाल लो पहले, तो फाई का मान होगा क्या, मतलब ये जो फाई होना चाहिए, सो जो फाई का मान होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। चूंकि क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब फाई का मान 45 डिग्री होना चाहिए। अब एक काम करो, फाई को किस में लाना है, थीटा के टर्म में लाना है, क्योंकि थीटा की क्या वैल्यू होगी ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक काम करो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है बेटा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली लाइन भी सर ये थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली लाइन कितना बना रहा है थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा। तो इस फाई का मान कितना होगा, तो तुम ध्यान से देखोगे ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये सरफेस आपस में क्या है 90 डिग्री पे है। तो तुम सोचो कि अगर यहां से यहां तक ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा, मतलब फाई का वैल्यू, ये फाई का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे यार दोनों का सम क्या होगा 90 के बराबर होना चाहिए ना, मतलब ये अगर 90 डिग्री है ना साहब, ये वाली लाइन ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री है ना बेटा, तो इतना पूरा थीटा है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फ्रॉम डायग्राम फाई की वैल्यू हो जाएगी, तो फाई बराबर होगा आपका, चूंकि फाई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, ठीक है। इसलिए फाई का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसलिए 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। नहीं तो एक काम कीजिए, है ना, या थीटा को उधर लेके जाइए, तो थीटा शुड बी लेस देन, ये थीटा उधर चला जाएगा तो ये इसके इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका
ये उधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस 45 या थीटा शुड बी लेस देन 45 डिग्री। मतलब ये जो थीटा का मान जो होना चाहिए बेटा, इस थीटा का मान क्या होगा, अगर 45 डिग्री से कम होगा बेटा, ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, अगर 45 डिग्री से कम रहता है तो साहब ये रे कभी भी साहब इस मीडियम से इस मीडियम में नहीं जा पाएगी, ये हमेशा TIR शो कर देगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब अगर 40 डिग्री हो जाए, 44 डिग्री हो जाए, इन सब के लिए हमारे क्या हो जाएगा, TIR शो कर देगा। बोलो कोई दिक्कत? ये कैसे वो, ये समझ में आया? कुछ नहीं बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, इसको देखो, आप इसको उधर लेके जाइए, तो निशान तो ऐसे ही है, ये 90 इधर है, 45 इधर है, ठीक है। अब इस थीटा को उधर लेके जाए तो माइनस में थीटा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा। या अब ये 45 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये सिंबल ऐसे रखने ये, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे थीटा के ओर मुंह बंद है ना, तो थीटा की ओर मुंह बंद कर दिया, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो जिसको ये समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कुछ नहीं, इक्वलिटी का साइन मान के चलिए ना बेटा, है ना, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बुराई नहीं। तो बाबू तो आज के लिए इतना ही, ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा।